नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राम मनोहर लोहिया की इतिहास चक्कर की संकल्पना पढ़ेंगे। इतिहास चक्कर के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि लोग पदार्थ के कारण यानी कि रुपयों, धन के कारण, पूंजी के कारण बुर्जुआ वर्ग व पूंजीपति वर्ग में द्वंद्व चलता है। ये आपने पढ़ा, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स का जो दोस्त था हीगल का भी यही कहना था। हीगल एक उद्योगपति होते हुए भी कार्ल मार्क्स के विचारों का समर्थन किया। हीगल उद्योगपति था, वह मजदूर वर्ग को अपनी फैक्ट्री कंपनी में लगा रखा था, लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स के विचारों का समर्थन करता है कि हाँ, मैं एक पूंजीपति हूँ, फिर भी तेरे विचारों का समर्थन करता हूँ। तो कार्ल मार्क्स और हीगल का जो विचार था वह था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसमें पदार्थ के कारण, धन के कारण, पूंजी के कारण क्या होता है, द्वंद्व होता है। किसके अंदर? बुर्जुआ वर्ग यानी मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के अंदर। लेकिन यहाँ पर बुर्जुआ वर्ग और पूंजीपति वर्ग के अंदर द्वंद्व होता है पदार्थ के कारण यानी कि पैसों के कारण। लेकिन हमारे यहाँ पर भी राम मनोहर लोहिया ने द्वंद्वात्मक विधि का प्रयोग किया है। वो कह रहे हैं कि इतिहास की इस चक्कर के अंदर भी क्या होता है, द्वंद्व होता है, विरोध होता है, अंतःक्रिया होती है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में तो अंतःक्रिया, द्वंद्व, विरोध पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग के बीच में हो रहा था, लेकिन राम मनोहर लोहिया के इतिहास चक्कर की अवधारणा के अंदर किसके बीच में ये द्वंद्व हो रहा है। तो दो साथियों, तो वो सबसे पहले जाति का अर्थ बताता है कि जाति क्या है। कहता है कि जो जाति है वो समाज में एक जड़ चेतना का काम करती है, समाज को आगे बढ़ने नहीं देती है। मैं लिख देता हूं साथियों, समाज में जड़ चेतना का कार्य करती है, समाज में गतिहीनता का कार्य करती है, समाज में निष्क्रियता का कार्य करती है, समाज में रूढ़िगत परंपराओं पर चलने का कार्य करती है। कौन? जातियां। और ध्यान दो, तो ये जो जाति है, जो कास्टिजन जो होता है, कास्टिजन, ये जो क्या है कि लोग अपने अपने कास्ट के लिए, अपने अपनी जाति के लिए समाज को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जहाँ पर लोग कास्ट को देखते हैं वहाँ पर उस समाज का विकास नहीं होता है, ऐसा राम मनोहर लोहिया कहते हैं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया समाजवादी है। और जहाँ पर समाज का विकास हो रहा है उस बात को राम मनोहर लोहिया उसको समर्थन करते हैं, और जिन बातों से, जिन विचारों से समाज का विकास नहीं हो रहा है उनका वह समर्थन नहीं करता है। तो जाति जो है उससे समाज का विकास नहीं हो पाता है। वह जाति को क्या कहते हैं कि जाति जड़ चेतन होती है, जड़ चेतना का कार्य करती है, जाति गतिहीनता का कार्य करती है समाज में, जाति निष्क्रियता का कार्य करती है और जाति रूढ़िगत परंपराओं का कार्य करती है। इस प्रकार से जाति के कारण समाज का विकास नहीं हो पाता है। आप और वास्तविक रूप से आप देख पाते हो, नहीं होता है।
वर्ग। जाति का एक बड़ा जो रूप होता है वो वर्ग होता है, और वर्ग क्या करता है, पूरे समाज के बारे में सोचता है, ठीक है। और जाति कहीं माने तो पर्टिकुलर कोई परिवार के बारे में, दो परिवार के बारे में, कोई छोटे समूह के बारे में सोचती है। वर्ग बहुत बड़े एक तरह से समाज को लेकर चलता है। जैसे कि मजदूर वर्ग जाति वाला वर्ग नहीं है, जाति वाले वर्ग की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। एक जो वर्ग होता है जैसे मजदूर वर्ग, तो मजदूरों का एक वर्ग हो गया, यूनियन जिसको कहते हैं, उसकी बात है। तो जो वर्ग है वो पूरे समाज को लेकर चलता है, जिसमें समाज के कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति आ सकता है। तो इससे ठीक विपरीत ये स्थिति हो गई। अब ये जैसे ये जड़ चेतना का कार्य करता है, तो ये क्या करेगा, चेतना का कार्य करेगा, चेतना का कार्य करेगा, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, आवाज उठाएगा, मुद्दा उठाएगा कि ये मांग हमारी पूरी करो। ये यूनियन का होता है। ये समाज को आगे सक्रिय रखेगा, सक्रिय रखेगा समाज को आगे बढ़ाने के लिए। गतिहीन होता है तो यहाँ पर ये गतिशील होगा। जो वर्ग होता है वो समाज के लिए, प्रगति के लिए गतिशील का काम करता है। और रूढ़िगत के स्थान पर ये जो काम करता है वो आधुनिक और तकनीकी सुविधाओं के साथ समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। कौन, वर्ग। तो साथियों आपने देखा कि राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग जाति क्या है, जाति समाज को आगे कभी बढ़ने नहीं देती है, और वर्ग जो है वो समाज के बारे में, वर्ग के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। आगे बात करते हैं कि तो यहाँ पर हम देखते हैं राम मनोहर लोहिया ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत में, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग में द्वंद्व हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर जाति और वर्ग के अंदर क्या होता है, द्वंद्व होता है, अंतः क्रिया होती है। और वो क्या कहते हैं, जैसे एक घड़ी होती है, ये जो घड़ी होती है, घड़ी का जो दोलन होता है, ये जो घड़ी होती है, इस घड़ी के दोलन की तरह ये मतलब वो संघर्ष करती है। एक तरफ जाति होती है इधर, और इधर एक तरफ क्या होता है, वर्ग होती है। तो जाति और वर्ग इस घड़ी के दोलन की तरह ये इधर उधर ये चलती रहती है। यानी कभी वर्ग इसमें आता है, कभी जाति इसमें जाती है। कहने का मतलब जाति और वर्ग आपस में टकराते हैं, जाति और वर्ग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जातियां किसका रूप ले लेती है, वर्ग का। और वर्ग जाति से लड़कर वर्ग वापिस जाति बन जाता है। इस तरह की वो बात कहना चाहता है। और वह कहता है कि इसी के कारण ही क्या बना है, इतिहास बनता जाता है। इसी के कारण इतिहास की रचना होती है, और इसी के कारण इतिहास गतिशील होता है। इसी के कारण क्या होता है, इतिहास गतिशील होता है। देखिए साथियों, दोबारा सुनिए कि घड़ी के दोलन की क्रिया की तरह जाति वर्ग के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, अंतः क्रिया करती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जाति या वर्ग में बदल जाती है, और वर्ग पुनः जाति से लड़ाई करके वापिस जातियों में बदल जाता है। तो वो कहता है कि जो समाज में विकास नहीं हो पाता है, इस तरह से जातियां वर्ग में बदल जाती है, वर्ग जाति में बदल जाती है। तो वो उनका कहना था कि समाजवाद कहाँ रहा, फिर समाजवाद रहा ही नहीं। यदि समाजवाद आपको चाहिए, यदि समाज का विकास चाहिए आपको, तो हमें जो जाति वाला जो सिस्टम है उसको तो हटा ही देना चाहिए। कोई जाति जोति नहीं है, वर्ग बनाइए ताकि समाज का भला हो सके। लेकिन नहीं, यहाँ तो
मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं वो हूँ। इस तरह से समाज का विकास नहीं हो पाता है। अभी हमने पढ़ा कि जातियाँ वर्गों के साथ संघर्ष करके अपनी जातियाँ मूल रूप छोड़ देती है और वर्ग बन जाते हैं। फिर वर्ग में कहीं ना कहीं अपनी अपनी हो जाती है, फिर वर्ग खुद जातियों में बदल जाता है। ये द्वंद्व होता रहता है, ये संघर्ष होता रहता है और ये अंत्य क्रिया होती है एक घड़ी के दोलन की तरह। ठीक है, और उसी से वो राम मनोहर लोहिया कहते हैं अपने समाजवादी विचार के अंदर कि जातियों और वर्गों के अंदर जब संघर्ष होता है, जब द्वंद्व होता है, उसी से कहीं ना कहीं इतिहास का निर्माण होता है, उसी से कहीं ना कहीं इतिहास को गति मिलती है और उसी से कहीं ना कहीं इतिहास लिखा जाता है। तो यह है इतिहास चक्र की संकल्पना, यानी कि जो इतिहास है वो चक्र की तरह चल रहा है, कभी रुकता नहीं है इस तरह से। ठीक है, कभी रुकता नहीं है, ये इतिहास चक्र है। ये क्या है? इतिहास चक्र। ये कभी रुकता नहीं है, लेकिन इसमें द्वंद्व होता है जाति व वर्ग का। आप याद रखना, इस इतिहास रूपी चक्र के अंदर ये चक्र क्यों घूमता है? क्योंकि जाति और वर्ग का द्वंद्व होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहे और इस तरह से इतिहास बनता चला जाता है। ये राम मनोहर लोहिया का इतिहास चक्र है, इतिहास चक्र की संकल्पना है, जो कि उन्होंने अपनी कौन सी बुक में ये दिया था? व्हील ऑफ हिस्ट्री। व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास चक्र की अवधारणा, इतिहास चक्र की अवधारणा, जो कि यह पुस्तक 1955 में लिखी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास चक्र की संकल्पना राम मनोहर लोहिया ने व्हील ऑफ हिस्ट्री बुक के अंदर यह सिद्धांत दिया था कि जाति और वर्गों के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, अंतःक्रिया होती है, उसके बाद में इतिहास का निर्माण होता है और इतिहास को आगे गति मिलती है और ये इतिहास एक चक्र की भांति बनता चला जाता है। पहले जाति रहती है, जाति से वर्ग बनते हैं, वर्ग से फिर जातियां बन जाती है, तो ये एक चक्कर घूमता रहता है। तो यहाँ पर हम अगर जाति को काट दिया जाए, अगर इस जाति को समाप्त किया जाए तो केवल वर्ग ही बचेगा, जाति बनेगी नहीं। वर्गों के बाद में जो जातियां बनती है वो जातियां भी नहीं बनेगी। ठीक है, इसीलिए राम मनोहर लोहिया ये कहना चाहते हैं कि सच्चा क्रांतिकारी या सच्चा समाजवादी या सच्चा देशभक्त किसको मानते हैं? ये कहते हैं कि सच्चा क्रांतिकारी, सच्चा देशभक्त कौन है? जो भारत के अंदर, किसी भी समाज के अंदर इस जाति प्रथा को समाप्त करेगा, इस जाति प्रथा को समाप्त करेगा और जिसमें राष्ट्रवाद की भावना रहेगी, जिसमें समाजवाद की भावना रहेगी, वह व्यक्ति इस जाति प्रथा को समाप्त कर देगा। उसके बाद में केवल वर्ग बचेगा और वर्गों में से भी जो जाति बन जाती है उसको समाप्त करेगा। वही क्या है? सच्चा क्रांतिकारी है, सच्चा देशभक्त है। तो आपने देखा कि सच्चा क्रांतिकारी कौन है, सच्चा समाजवादी कौन है? राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग। ध्यान दें, एक सच्चा राम मनोहर लोहिया कहना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर दास्ता रही है, दास्ता कि राजा रहेगा, राजा ऊंचा रहेगा, नीचे वाले जो जाति के लोग रहेंगे उनको क्या बना दिया जाएगा? दास बना दिया जाएगा। तो बोलो कि जाति गलत है या सही? इसी बात को रहकर उसने जाति और वर्ग का सिद्धांत दिया, अपना इतिहास चक्र की संकल्पना दी थी। वो कहते हैं जैसे भारत के इतिहास में दास्ता का एक लंबा दौर जाति प्रथा रही है।
लोग दास क्यों बने हैं? क्योंकि जाति उनकी नीची थी, इसलिए दास बने हुए थे। दास का बेटा भी दास बन गया। आपने एक फिल्म देखी होगी अजय देवगन की, इतिहास। उस फिल्म के अंदर अजय देवगन का जो पिता रहता है अमरीश पुरी, वो भी दास रहता है राज बब्बर का, और बाद में अमरीश पुरी का जो बेटा था अजय देवगन, वह भी उस परंपरा को निभा रहा है, दास परंपरा को निभाता है, लेकिन अंत में उस दास प्रथा को वो खत्म करता है, हीरो होता है वो तो आखिर। ये आपने देखा होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इतिहास की जो फिल्म है, जो फिल्म है, कहीं ना कहीं ऐसे विचारों को देखकर ही उसने वो फिल्म बनाई होगी डायरेक्टर ने, ठीक है। तो ये यही उसका इतिहास चक्कर है। वो फिल्म का नाम भी क्या है? इतिहास है, कि वहाँ पर एक उच्च जाति का और एक निम्न जाति का वर्ग बताया गया है। तो वो है, तो ये एक उदाहरण दिया गया है कि जाति किस तरह से जो है दासता को आगे लाती है। तो जाति नहीं होगी तो कोई दास बनेगा ही नहीं, कोई भेदभाव ही नहीं होगा। तो जो सच्चा क्रांतिकारी है वो कौन है? जो जाति प्रथा को समाप्त करेगा वह है। और ध्यान दो, एक कथन है राम मनोहर लोहिया का कि अब तक का मानव इतिहास जातियों और वर्गों के बीच आंतरिक गति का इतिहास है। जातियां शिथिल होकर वर्गों में परिणित हो जाती है, वर्गों में बदल जाती है, और वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं। ये तो संघर्ष चलता रहता है, इतिहास रूपी ये चक्कर चलता रहता है। जातियां वर्गों में बदल जाती है, वर्ग संगठित होकर वापिस जातियां बदल जाती है, ठीक है, जातियों में बदल जाती है। तो मकसद ये होना चाहिए कि हमें जाति प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। यदि राम मनोहर लोहिया के विचारों को आज के जीवन में प्रासंगिक रूप से हम उसका महत्व देना चाहिए, तो हमें जातियों को समाप्त करना ही चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि इस जाति प्रथा के कारण ही लोग दास बने हुए थे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास चक्र की संकल्पना क्या है। उन्होंने यह व्हील ऑफ हिस्ट्री बुक के अंदर ये सिद्धांत दिया था। नमस्कार दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब करते रहे जरूर।